Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is जगदीश चंद्र बोस. PIB की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. हम जानेंगे जगदीश चंद्र बोस के बारे में. Recently, Ministry of Culture organized an international conference on the contribution of Jagdish Chandra Bose on his 164th birth anniversary 1858 to 1937. अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो कंट्रीब्यूशन था जगदीश चंद्र बोस का, इसको ध्यान में रखते हुए उनके 164th बर्थ एनिवर्सरी के दौरान 1858 टू 1937 का इनका टेन्यूर था. इस कंट्रीब्यूशन टू साइंस, इनका जो कंट्रीब्यूशन था साइंस के लिए, जगदीश चंद्र बोस डिस्कवर वायरलेस कम्युनिकेशन एंड वाज नेम्ड द फादर ऑफ रेडियो साइंस. जगदीश चंद्र बोस ने डिस्कवर किया था वायरलेस कम्युनिकेशन को और इनको फादर ऑफ रेडियो साइंस भी कहा जाता है. He invented क्रेस्कोग्राफ टू मेजर प्लांट ग्रोथ. इन्होंने इन्वेंट किया था क्रेस्कोग्राफ को ताकि मेजर किया जा सके प्लांट के ग्रोथ को. He did path breaking work on the millimeter range wavelength microwaves. और उन्होंने पाथ ब्रेकिंग वर्क किया था मिलीमीटर रेंज वेवलेंथ माइक्रोवेव के ऊपर. बोस इंस्टीट्यूट 1917 was established by him at Cambridge University for modern research. और जो बोस इंस्टीट्यूट है 1917 का, इसको एस्टेब्लिश किया गया था इनके द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फॉर मॉडर्न रिसर्च के तौर पे. हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, इनका जो कंट्रीब्यूशन था भारत के लिए. ही वाज द टीचर ऑफ एस.एन. बोस, मेघना साहा एंड पीसी महालनोबिस. वो टीचर्स है एस.एन. बोस, मेघना साहा और पीसी महालनोबिस के. ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस इन इंडिया. और वो रिस्पॉन्सिबल थे एक्सपेंशन को लेके एक्सपेरिमेंटल साइंस का भारत में. फ्रीडम स्ट्रगल, ही अपोज स्लेवरी एंड डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिशर्स यूजिंग सत्याग्रह. और वो अपोज कर रहे थे स्लेवरी और डिस्क्रिमिनेशन को ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज करके सत्याग्रह का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन पद्मा. हम जानेंगे प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के बारे में. प्रिंट डिजिटल सेल्फ रेगुलेटरी न्यूज एसोसिएशन गेट गवर्नमेंट अप्रूवल. जो प्रिंट डिजिटल सेल्फ रेगुलेटरी न्यूज एसोसिएशन है उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल चुका है. Print and Digital Media Association Padma has been approved as a self-regulatory body for publisher of news and current affairs across the country. जो आपका प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन है उसको अप्रूव कर दिया गया है कि ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है पब्लिश करने के लिए न्यूज को या करंट अफेयर्स को कंट्री के लिए. It has been approved under Rule 12 of the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rule 2021. इसको अप्रूव किया गया है जो रूल 12 था आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल 2021 के माध्यम से. The organization will look at grievances related to digital media news content on its platform. और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये देखेंगे जो ग्रीवेंसेस होगा जो कि रिलेटेड होगा डिजिटल मीडिया न्यूज कंटेंट को लेके इनके प्लेटफॉर्म पे. The organization will be headed by former High Court Judge मूलचंद गर्ग. और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हेड किया जा रहा है फॉर्मर हाई कोर्ट के जज मूलचंद गर्ग के द्वारा. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको कौन हेड करेंगे. With Rule 12 of the IT Rule 2021, the Ministry has approved 9 self-regulatory bodies since May 2021. और जो आपका Rule 12 है IT Rule 2021 का, मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है 9 self-regulatory body को मई 2021 से अभी तक के बीच दौरान. They include DIGIPOB News India Foundation Corporation of Online Media India and BF Professional Youth Broadcasting Standard Authority among other. और इनमें से जैसे कुछ जो है आपका तो DIGIPOB News India Foundation Confederation of India Media and BF Professional Youth Broadcasting Standard Authority और भी कुछ है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NSWS नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम. तो हम जानेंगे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में. नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम टू हेल्प रियलाइज द प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रेड टेप इनटू द रेड कारपेट. जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है इसका ये मदद करेगा रियलाइज करने में जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है ट्रांसफॉर्म करने का रेड टेप को रेड कारपेट की ओर. The platform is built to serve as an advisory tool to identify approval based on user input and is to be used for guidance proposally only. और ये जो प्लेटफॉर्म है इसको बिल्ड किया गया है ताकि ये मदद कर सके एक एडवाइजरी टूल के तौर पे आइडेंटिफाई करने में अप्रूवल को जो कि बेस्ड होगा यूजर के इनपुट के ऊपर. और इसका उपयोग किया जाएगा गाइडेंस पर्पज के लिए सिर्फ. It is a digital platform to guide you in identifying and applying for approval according to your business requirement. और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि गाइड करेगा हमको आइडेंटिफाई करने में और अप्लाई करने में अप्रूवल को जो कि अकॉर्डिंग होगा बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार. The system would lead to convergence of all ministry, department and state, union territory through the whole of government approach. और ये जो सिस्टम है ये लीड करेगा कॉन्वर्जेंस सारे मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट को, स्टेट, यूनियन टेरिटरी को होल गवर्नमेंट अप्रोच के माध्यम से. नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेरिस क्लब. हम जानेंगे पेरिस क्लब के बारे में. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. Paris Club is a group of officials from major creditor country whose role is to find coordinated and sustainable solution to the payment difficulty experienced by debtor country.
जो पेरिस क्लब है आपका, ये ग्रुप है ऑफिशियल का मेजर क्रेडिटर कंट्री का। इनका रोल है कि ये फाइंड करे कोऑर्डिनेटेड और सस्टेनेबल सॉल्यूशन को पेमेंट डिफिकल्टी जो कि एक्सपीरियंस किया जा रहा है डेप्टर कंट्री के द्वारा, उसका सॉल्यूशन ये फाइंड करे। फाउंडेड इन 1956 विद हेडक्वार्टर इन पेरिस फ्रांस। इसको फाउंड किया गया था 1956 में। इसका हेडक्वार्टर जो आपका वो पेरिस फ्रांस में है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द क्लब एंड एक्ट एज एन एडहॉक पार्टिसिपेंट। इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है इस क्लब का, भारत एक्ट करता है एडहॉक पार्टिसिपेंट के तौर पे। ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे, जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, फिनलैंड, यूके, नेदरलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, रशिया, साउथ कोरिया, इटली, ब्राजील, बेल्जियम, डेनमार्क, ये सारे इसके मेंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेसिव ग्रुप ए स्ट्रेप आईजीएएस। तो जानेंगे हम इन्वेसिव ग्रुप ए स्ट्रेप आईजीएएस के बारे में। यूके 6 चिल्ड्रन डाई ऑफ स्ट्रेप ए, अ कॉमन बैक्टीरिया इन्फेक्शन। तो यूके के 6 चिल्ड्रन है, उनकी मृत्यु हो गई स्ट्रेप ए जो कि एक कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसके कारण। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल गैस इन्फेक्शन इज काउज्ड बाय स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस फायोजिन्स बैक्टीरियम। जो आपका ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल गैस इन्फेक्शन है, यह आपका होता है जो स्ट्रेन है आपका स्ट्रेप्टोकोकस फायोजिन्स बैक्टीरियम के कारण। The bacteria can live on hand or the throat for long enough to allow easy spread between people through sneezing, kissing and skin contact. ये जो बैक्टीरिया है वो रह जाते हैं हैंड पे या थ्रोट पे लंबे समय के लिए, जिस कारण ये आसानी से स्प्रेड हो जाता है पीपल के माध्यम से, स्नीजिंग, किसिंग या स्किन कांटेक्ट के द्वारा। मोस्ट इन्फेक्शन काउज माइल्ड इलनेस सच एज स्ट्रेप थ्रोट और स्किन इन्फेक्शन। और ज्यादातर इन्फेक्शन जो होता है उसमें माइल्ड इलनेस देखा जाता है, जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट हो गया व स्किन इन्फेक्शन हो गया। It can also cause scarlet fever and in majority of cases this clear up with antibiotic। और इसके कारण स्कारलेट फीवर भी देखा जाता है और मेजोरिटी ऑफ केस में क्या होता है ये ठीक हो जाता है एंटीबायोटिक की मदद से। On rare occasion the bacteria can get deeper into the body including infecting the blood and blood stream। और बहुत ही कम रेयर ओकेशन होता है जब बैक्टीरिया जो है वो डीपर चला जाता है बॉडी में, जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स का या ब्लड स्ट्रीम का। It is known as invasive gas, eye gas, and need urgent treatment. And this can be serious and life threatening। और इसको जाना जाता है इन्वेसिव गैस व आई गैस के तौर पे, और ये एक अर्जेंट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है इसके लिए, क्योंकि ये सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। It usually manifests as high fever, severe muscle ache, pain in the area of body, and unexplained vomiting और diarrhea। और इसमें क्या होता है यूजुअली हाई फीवर देखा गया है, बहुत ज्यादा मसल्स में दर्द होगा, पेन होगा एरिया में बॉडी के, अनएक्सप्लेन आपका वॉमिटिंग या डायरिया हो सकता है, ये सारे इसके सिम्टम्स है। इन्वेसिव ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये जो आपका स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर सिमिलर टू स्ट्रेप्टोफाइलोकोकल टॉक्सिक शॉक। ऐसा बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम फेल हो जाता है जैसा कि आपका स्ट्रेप्टोफाइलोकोकल टॉक्सिक शॉक के दौरान होता है। इनिशियल इन्फेक्शन में हैव बीन फेरिंगिटिस सेल्यूलिटिस, पेरिटोनिटिस और अदर वाउंड इन्फेक्शन। और जो इनिशियल इन्फेक्शन होता है उसमें आप देख सकेंगे फेरिंगिटिस सेल्यूलिटिस को, पेरिटोनिटिस या अदर वुंड इन्फेक्शन को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लैक सॉइल। जानेंगे हम ब्लैक सॉइल के बारे में, ये क्यों न्यूज में आया, फिर क्या रिपोर्ट कह रहा है, सब कुछ समझेंगे। As per the Food and Agriculture Organization report, global status of black soil are under threat with most losing at least half of their organic carbon stock. This carbon stored in soil organic matter। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, उसके रिपोर्ट के अनुसार जो ग्लोबल स्टेटस है ब्लैक सॉइल का, ब्लैक सॉइल जो है वो खतरे के कगार पे है, क्योंकि ज्यादातर जो है वो लॉस हो रहा है, एटलीस्ट हाफ जो है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन उसका लॉस हो जाता है, जो कार्बन स्टोर होता है सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर पे। व्हाट डज द रिपोर्ट से, ये रिपोर्ट क्या बताता है? ब्लैक सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। सॉइल रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड लॉक इट अप इन द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। Soil have been proposed as an important solution to mitigate human-induced climate change। और जो ब्लैक सॉइल है ये एक इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए। सॉइल जिसको कि रिमूव किया जाता है कार्बन से एटमॉस्फेयर से, लॉक किया जाता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पे, उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम कहते हैं। सॉइल जो है वो प्रपोज किया जा रहा है कि एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है जो कि मिटिगेट करेगा ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज को। However, black soil are quickly losing their soil carbon stock. They have lost 20 to 50% of their organic SOC stock। और जो ब्लैक सॉइल होता है वो बहुत जल्दी लूज करता है उसके सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के स्टॉक को, वो लॉस कर देता है 20 से 50% तक उनके ओरिजिनल सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक को। क्या रिकमेंडेशन दिया गया इस रिपोर्ट में? प्रिजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन ऑन ब्लैक सॉइल सच एज ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड एंड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट अप्रोचेस ऑन क्रॉप ब्लैक सॉइल वे टू मेन गोल हाईलाइटेड बाय द रिपोर्ट। जो प्रिजर्व करना होगा जो नेचुरल वेजिटेशन है ब्लैक सॉइल के ऊपर, जैसे कि ग्रासलैंड को, फॉरेस्ट को, वेटलैंड को, और अडॉप्ट करना होगा सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट अप्रोच को क्रॉप ब्लैक सॉइल के लिए, जहां पे दो मेन गोल जो कि हाईलाइट किया गया रिपोर्ट में।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया टू बिकम ए हब ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो हम जानेंगे इंडिया जो है वो बहुत जल्द हब बन जाएगा ड्रोन टेक्नोलॉजी का। पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर said that India will become a hub of drone technology and will require at least 1 lakh drone pilot by the end of this year while addressing the gathering after flagging of the drone yatra 2.0। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत जो है वो बहुत जल्द हब बन जाएगा ड्रोन टेक्नोलॉजी का और भारत को आवश्यकता होगी कम से कम 1 लाख ड्रोन पायलट की इस साल के एंड तक, ताकि एड्रेस किया जा सके जो प्रॉब्लम है उसको। ये सब बात उन्होंने कब कहा था? तो ड्रोन यात्रा 2.0 के दौरान। ड्रोन के बारे में हम जान लें। ड्रोन और UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज ए रिमोटली कंट्रोल फ्लाइंग डिवाइस। जो आपका ड्रोन है या अनमैन्ड एरियल व्हीकल के नाम से भी जिसको हम जानते हैं UAV, ये आपका एक रिमोटली कंट्रोल फ्लाइंग डिवाइस है। ड्रोन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर वेट एक्जिस्टिंग रोल। और ड्रोन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जो कि उसके वेट के ऊपर है एक्जिस्टिंग रूल के अनुसार। नैनो ड्रोन कौन है? तो लेस देन या इक्वल टू 250 ग्राम, यानी वैसा ड्रोन जिसका वजन 250 ग्राम के इक्वल व उससे कम होगा उसको नैनो ड्रोन के कैटेगरी पर रखा गया है। माइक्रो फ्रॉम 250 ग्राम टू 2 kg, माइक्रो जो है आपका वो 250 ग्राम से 2 kg का होगा। स्मॉल फ्रॉम 2 kg टू 25 kg तक का है जो वो स्मॉल कैटेगरी में आएगा। मीडियम फ्रॉम 25 kg टू 150 kg जो आएगा वो मीडियम है। और लार्ज जिसका वजन जो है आपका मोर देन 150 kg होगा वो लार्ज कैटेगरी में आएगा। रूल्स रेगुलेटिंग ड्रोन इन इंडिया, जो रूल्स है जिसके माध्यम से रेगुलेट किया जाता है ड्रोन्स को भारत में। इन इंडिया द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्न्स द यूज ऑफ ऑल मैन्ड और ऑटोमेटेड एरियल व्हीकल। भारत में जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है DGCA, वो गवर्न करता है जो यूज है सारे मैन या ऑटोमेटेड एरियल व्हीकल को। द ड्रोन रूल 2021 टू रेगुलेट द यूज एंड ऑपरेशन ऑफ ड्रोन और अनमैन्ड एरियल सिस्टम। और जो ड्रोन रूल 2021 का है रेगुलेट करने के लिए यूज को और ऑपरेशन को ड्रोन या अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए। रिस्क एसोसिएटेड विथ ड्रोन, क्या रिस्क जो कि एसोसिएटेड है ड्रोन से? ड्रोन कैन बी मिसयूज एज वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ड्रोन का मिसयूज किया जा सकता है एक वीपन के तौर पर मास डिस्ट्रक्शन के लिए। इंक्रीज रिस्क ऑफ आर्म्स अटैक, इससे जो खतरा है आर्म्स अटैक का वो बढ़ जाता है। टू स्मगल आर्म एम्यूनेशन एंड ड्रग्स, और ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है आर्म्स के स्मगलिंग में, एम्यूनेशन या ड्रग्स के स्मगलिंग में। वे फॉरवर्ड क्या है? बैलेंसिंग सिक्योरिटी एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद ड्रोन, यानी हमें बैलेंस करना होगा जो सिक्योरिटी या जो बेनिफिट जो कि रिलेटेड है ड्रोन से। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग ड्रोन विच आर सेफर एंड चीपर, और हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा डेवलप करने को लेकर ड्रोन को जो कि सेफर और चीपर हो। ये आप देख सकते हैं जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज है ड्रोन का, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये शिपिंग में मदद करेगा, पार्सल डिलीवरी पे, मैपिंग में, इंश्योरेंस क्लेम में, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में, कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन में, इवेंट फोटोग्राफी हो गया, वेदर फोरकास्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग हो गया, लैंड सर्वेइंग हो गया, मूवी फिल्मिंग हो गया। तो इन सब चीजों में क्या है, हम कमर्शियल या इंडस्ट्रियल उपयोग कर सकेंगे ड्रोन का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.